नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान, कहा मोटा अनाज आदर्श भोजन, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा ग्राम उजाला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित। बिहार में आज से शुरू हुआ कृषि यंत्रों का मेला, आधुनिक यंत्रों से रूबरू होंगे किसान। RBI का बड़ा ऐलान, G20 से आने वाले लोग भारत में कर सकेंगे UPI पेमेंट। वन ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट एक्सपो कार्यक्रम में ICL के वरिष्ठ एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र सिंह रहे मौजूद। कृषि जागरण से की खास बातचीत। KVIC ने PMEGP योजना के तहत पश्चिम क्षेत्र में 304 करोड़ रुपए के कर्ज का किया वितरण। किसान रेल सेवा से बिहार जम्मू कश्मीर के किसान अब तक वंचित। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने की बड़ी घोषणा, किसानों के खाते में होगा करोड़ों का ट्रांसफर। तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव ने कृषि के लिए 27,000 करोड़ का बनाया बजट। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, किसानों से की खास अपील। धर्मपुर में किसान गोष्ठी का हुआ आयोजन। मखाना किसानों को हो रहा नुकसान, किसान परेशान। खाद्य संकट से जूझ रहा चीन। मंडियों में आलू के भाव गिरने से किसान नाखुश। कहीं निकलेगी धूप तो कहीं होगी बारिश, दिल्ली NCR में गिरेगा तापमान। बढ़ेंगे खबरों की ओर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नई दिल्ली में वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मोटा अनाज आदर्श भोजन है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। दुनिया के एक वर्ग ने एक समय इसे गरीबों और पक्षियों का भोजन बताकर इसे दूर कर दिया था। आज दुनिया भर में इसे स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा कि मोटे अनाज को आदर्श भोजन बताते हुए कहा कि दुनिया के एक वर्ग ने एक समय इसे गरीबों और पक्षियों का भोजन बताकर इसे दूर कर दिया था और इसे स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलेट्स को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के प्रयास हो रहे हैं। वही साल 2023 को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मना रही है। पटेल ने आगे कहा कि खाद्य सुरक्षा के नाम पर हमें हमारी पारंपरिक खान-पान से दूर कर दिया गया है, लेकिन आज हमें अपने अतीत और परंपराओं पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे खान-पान में मक्का, बाजरा जैसे मोटे अनाज और गेहूं, चावल ही शामिल था और इतिहास इसका गवाह है। पटेल ने आगे कहा कि आज उसी खान-पान पर दुनिया ने मुहर लगा दी है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए सरकार कई बड़े कदम उठा रही है ताकि भारत के हर एक गांव तक सारी सुविधाएं आसानी से पहुंच सके। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा ग्राम उजाला योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के हर एक घर को जगमगाना है। हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ग्राम विकास योजना के तहत अब कुल 1 करोड़ LED बल्ब ग्रामीण वितरित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण भारत के हर एक घर में बल्ब पहुंचना है। इस योजना के तहत अब तक कुल 1 करोड़ LED बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। देश के किसानों को आधुनिकता के साथ जोड़ने की भरपूर कोशिशें की जा रही है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में कृषि यंत्रीकरण को भी लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है। इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी भी दे रही है। इसके साथ ही समय समय पर सरकार किसानों को कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनी का आयोजन भी करती है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। बिहार सरकार पटना में 4 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेला आयोजित कर रही है। इसकी शुरुआत 9 फरवरी यानी कि आज से पटना के गांधी मैदान में हुई। वही सुबह 10 बजे से आयोजित इस राज्य स्तरीय कृषि मेले में किसान जाकर अनुदान पर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। साथ ही नए विकसित कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ा ऐलान किया है। अब विदेश से आने वाले पर्यटक भी यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। विदेश से भारत आने वाले यात्रियों पर्यटकों के लिए यूपीआई की सेवा की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। पहले G20 से आने वाले यात्री ही इस सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपीआई के जरिए जनवरी में तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन उपभोक्ताओं ने किया है। देश के सबसे बड़ा जैविक व्यापार मेला फर्स्ट एक्सपो वन ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में आयोजित किया गया। मेले का आयोजन सिक्किम राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड द्वारा कृषि विभाग असम सरकार के सहयोग से किया गया। वहीं कृषि जागरण मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाते नजर आया। वहीं इस मेले में IPL पॉलीहलाइट जैविक उर्वरकों के विभिन्न उत्पादों के साथ प्रदर्शित किया गया, जिसका उत्पादन ICL द्वारा इंग्लैंड में किया जा रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम में ICL के वरिष्ठ एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र सिंह मौजूद रहे। उन्होंने कृषि जागरण से बातचीत करते हुए कहा कि इस खाद से जैविक खेती में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। जैविक फसलों और पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने में ICL निरंतर प्रयासरत है। We have participated in Organic Expo Guwahati just to introduce our a very beautiful unique fertilizer polyhalite, which we are marketing through Indian Potash Limited, and we believe this fertilizer is very important for the growth of organic in India and Northeast, which is our government focus to grow under organic. I think this fertilizer will help our farmers to get more yield from their fields, and ultimate aim is to make our organic farming more profitable. Therefore, with this vision, we have participated in this Organic Expo and tried to explain all the farmer producer organizations, companies and the government agencies to please advise their farmers try this fertilizer in the farm to understand real benefit of this fertilizer polyhalite. Why it is good to organic? Because it is purely natural mineral we are extracting from the depth of 1200 meter under the sea from our Bolby mine of ICL Fertilizers UK. I think this fertilizer is worldwide accepted and certified for organic farming, and in India I think it could be a good boost to our organic farmers and the organic initiative of Government of India. So try this and let the organic flourish in India. Thank you very much. KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने पश्चिमी क्षेत्र गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, दादरा, नगर हवेली के 1463 लाभार्थियों को 100.55 करोड़ रुपए की मर्जिन मनी अनुदान का वितरण किया है। यह वितरण स्वीकृत 304.65 करोड़ रुपए का ऋण के संबंध में किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के 666 लाभार्थियों को 24 करोड़ रुपए का मर्जिन मनी अनुदान धनराशि वितरित की गई है। ये KYC द्वारा भारत सरकार की एक प्रमुख रोजगार उन्मुख योजना है। इस अवसर पर KVIC के अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए बहुत कम लागत पर ग्रामीण क्षेत्र में कारीगरों के लिए उनके दरवाजे पर रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहा है। किसान रेल सेवा से बिहार और जम्मू कश्मीर किसान अब तक वंचित है। रेलवे ने 3 साल में 2359 किसान रेल सेवा ट्रेन संचालित की। इनमें से एक भी ट्रेन बिहार और जम्मू कश्मीर से नहीं चलाई गई है। रेल मंत्रालय के अनुसार किसान रेल सेवाओं की आवाजाही के लिए संभावित सर्किटों की पहचान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारें के कृषि पशुपालन, मत्स्य पालन विभागों के साथ साथ स्थानीय निकायों और एजेंसियों, मंडियों आदि के परामर्श से की जाती है और मांग के आधार पर रैक प्रदान किए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य के लाखों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को मिलने वाली राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जारी करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि 2021 और 22 के खरीफ सीजन में एमएसपी पर धान बेचने वाले किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इसका लाभ राज्य के 23 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2022 में न्याय योजना की तीसरी किस्त जारी कर दी गई थी। इसके तहत 23,99,000 से अधिक किसानों को 1745 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन भुगतान की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश किए जाने के बाद राज्य सरकारें भी अपने अपने प्रदेश के विकास के लिए बजट पेश कर रही है। केरल के बाद अब तेलंगाना सरकार ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। केंद्र की तरफ चंद्रशेखर राव सरकार ने भी बजट में कृषि के ऊपर फोकस किया है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए कृषि सेक्टर में कुल 26,831 करोड़ रुपए आवंटित किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत करने का ऐलान किया है। उन्होंने किसानों से कहा है कि इस सप्ताह मुजफ्फरनगर में आयोजित होने वाली महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए एक्सपायर्ड ट्रैक्टरों के साथ आए। दरअसल किसान 10 साल अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से नाराज है। यही वजह है कि राकेश टिकैत ने एक्सपायर्ड ट्रैक्टरों के साथ महापंचायत में आने के लिए किसानों से अपील की है। टिकैत ने आगे दावा किया है कि केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जनता को गुमराह किया है। सूत्रों के मुताबिक शामली, बागपत, मेरठ, सहारनपुर पड़ोसी क्षेत्र के संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े और कई किसान नेता भी महापंचायत में शामिल होंगे। वहीं पिछले सप्ताह भी अपने समस्याओं के समाधान के लिए राकेश टिकैत से जुड़े सैकड़ों किसानों ने नेतृत्व में मुजफ्फरनगर में क्षेत्र में आयोजित अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी हिस्सा लिया था। धर्मपुर में किसान गोष्ठी में विशेष तौर से महिलाओं को जागरूक करने के लिए मंडी से मोटे अनाजों पर जानकारी रखने वाली विमला देवी को बुलाया गया। उन्होंने महिलाओं को विस्तार पूर्वक जानकारी ही नहीं बल्कि वहां पर कोदे की चाय, शौक का हलवा, जौ के लड्डू भी बनाकर सभी महिलाओं को खिलाए और उनको बनाने की विधि भी बताई। इस दौरान उन्होंने सभी महिलाओं से आग्रह किया कि वो अपने खाने में मोटे अनाज को शामिल कर बीमारियों को दूर भगाने में सहयोग करें। उन्होंने उपस्थित महिला किसानों से कहा कि आज मोटा अनाज हमारे खाने से गायब हो गया है और जिसके कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों ने जन्म ले लिया है। इसीलिए मोटे अनाज को अपने खाने की थाली में अवश्य शामिल करें। मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद यहाँ के किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद जगी थी। किसान ने सोचा कि मखाने की खेती में पहले की अपेक्षा 10 से 15% तक का मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हो सका। मखाना की खेती बड़े पैमाने पर करने के बाद किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ा है। इसके पीछे क्या कारण है और कैसे मिथिला के मखाने को अच्छे व्यवसाय के रूप में विकसित कर सकते हैं, इसलिए किसान इस वक्त काफी चिंतित है। भारत जहां मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है, वहीं चीन धान की भूसी को मुख्य खाद्य के रूप में प्रमोट कर रहा है। चीन ने यह कदम देश में खाद्य की कमी को दूर करने के लिए उठाया है। दरअसल चीन में अभी खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई है। ऐसे में वहां की सरकार अपने नागरिकों के पेट भरने के लिए धान से निकलने वाली भूसी को मुख्य आहार के रूप में प्रमोट कर रहा है। धान की भूसी राइस मिलिंग प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण बाय प्रोडक्ट है। ये भूरे रंग के चावल के बाहर की भूरी परत होती है जिसे मिलिंग प्रक्रिया के दौरान अलग किया जाता है। इसमें तेल का मात्रा 14 से 18% के बीच होता है। चावल की भूसी का तेल वसा, विटामिन ई और अन्य आवश्यक पोषक तत्व से भरपूर होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब जैसे प्रमुख आलू उत्पादक राज्य की मंडियों में आवक तेज होने से आलू का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे तक आ गया है। नई फसल की खुदाई शुरू होने के बाद से ही भाव में गिरावट का दौर लगातार जारी है। नई फसल की आवक जब शुरू हुई थी तो मध्य किस्म के आलू का औसत भाव 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल तक था। अभी जो आलू मंडियों में आ रहा है वो कच्चा आलू है, यानी इसका छिलका काफी पतला होता है। पके आलू यानी मोटे छिलके वाले आलू की आवक मार्च में शुरू होगी। भाव नहीं मिलने पर किसान उसे कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, मगर कच्चे आलू को कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए किसानों को मजबूरन कम कीमत पर भी इसे बेचना ही पड़ता है। उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर से करवट लेने का पूर्वानुमान लगाया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में तापमान में कमी देखने को मिल सकती है।
मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के तापमान में करीब 2 डिग्री की कमी देखी जा सकती है। वहीं हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से कई मैदानी इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में देश भर के मौसम का हाल तस्वीरों के माध्यम से जानते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर के कई इलाकों में आने वाले 2 दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है। हालांकि 12 फरवरी के बाद एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में सर्दी में कमी देखी जा रही है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग की माने तो आज गुरुवार को प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवा चल सकती है। हालांकि इस दौरान मौसम साफ रहेगा। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।